I love this title. 10 Bollywood Nepo kids who proved everyone wrong. Walking through the gate, and when I reached the main door of Liberty, I remember Yash uncle was standing there, Mr. Yash Chopra. He said, "Your father brought you till here. Remember that, respect it. From here, you have to walk on your own 2 feet. Because if tonight the film isn't good, by tomorrow morning they'll know and nobody will go see your film." Welcome to Soor. Okay, so that is a very subjective, personally imagined and personally believed or personally held statement. क्या इसका रियलिटी में कोई तथ्य है? So इसको कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. एक इंसान अपने दिमाग में अपनी सक्सेस को फंडामेंटली एट्रीब्यूट कर सकता है विच एवर कैरेक्टरिस्टिक्स को वो करना चाहे. पर सत्य क्या है? वो जिस पृथ्वी पे खड़ा है, उस पृथ्वी पे जो सिंपल ज्योग्राफी है, जो जितना भी 10 फीट का भी लैंड है, वो पृथ्वी उसको क्या प्रोवाइड करी? अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सोशल अपॉर्चुनिटीज, लिबर्टी के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, मेरिटोक्रेसी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, नेपोटिस्टिक अपॉर्चुनिटीज. वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है. वो क्या बनेगा? सिंपल सी बात. एक इंसान बिहार में लेट्स से पैदा हुआ है, उसको छोटा सा शहर ले लो, यूपी का कोई छोटा सा शहर ले लो, जहां पे उसको जिंदगी में 99 या 95% इंफॉर्मेशन जो जरूरी थी उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो कभी मिली ही नहीं. उस हो सकता है पृथ्वी में जो भी सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी है उसकी वजह से वो बहुत डिफरेंट होंगी. एक इंसान जो मुंबई में पैदा हुआ है, जिसके जब वो छोटा सा 2 साल का भी था, तो उसको जो पोषण मिल रहा था घर पे, जो उसको कांटेक्ट मिल रहे थे, जो एक्सपोजर मिल रहा था, जो आराम मिल रहा था, जो खाना मिल रहा था, जो उसको अटेंशन मिल रही थी, जो अटैचमेंट फिगर से उसको अटेंशन मिल रही थी, जब वो हल्का सा कू करके रो भी रहा था तो कोई एक इंसान आके उसको प्यार कर रहा था, गले से लगा रहा था. ये सारी चीजें उसकी पर्सनालिटी को बिल्ड करती हैं. तो ये कहना जिंदगी में कहीं ना कहीं मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 22 के इस जगह पे जहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी बस दी गई और वो अपॉर्चुनिटी मेक और ब्रेक थी. ये एक इल्यूजन से भरा क्लेम है. सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी, साइकोलॉजिकल सारी थ्योरीज इसकी पर खच्चे उड़ा देंगी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह. तुम्हारी सारी जिंदगी उस दिन बदल गई थी जिस दिन आपने जन्म लिया एक महा अरबपति के घर में, जो इंडिया का ऑल्सो प्रोबेबली द मोस्ट फेमस पर्सन था. फिर उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 15 साल स्कूलिंग से लेके जो भी कॉन्टैक्ट बने, जिनको आप अंकल, मामा, चाचा कह रहे हो, वो चाहे थ्योरी में कितना भी कहें कि ये एकमात्र अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्योंकि तुम उनको पहला ऑलरेडी अंकल कहते हो, यानी 15 साल से तुम्हें बचपन से देखते हुए आए हैं, तो एक अटैचमेंट उनका है तुम्हारे प्रति, एक भाव है तुम्हारे प्रति, प्यार है, प्रेम है, लगाव है. मेरे कितने तुम ले लो, जिन लोग की मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, मेरी जिंदगी में जितने लोग भी होंगे जिन पे दिल से वाकई सम्मान है. अब लेट्स से मैं वैसा सम्मान करता हूं, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूं, इंडिया का प्रोड्यूसर हूं, और मेरे अमिताभ जी हैं. उनका बच्चा बचपन से मैं देख रहा हूं खेलता है, मेरे बच्चों के साथ खेलता है. अब वो 22 साल में इंडस्ट्री में आ रहा है, उसको मैं ये लाइन मार देता हूं कि एक है, तुम्हें लगता है मेरा क्या वो 22 साल का जो कनेक्शन है, पारिवारिक जो कनेक्शन है, जो मेरे बच्चों के साथ कनेक्शन है, वो सब खत्म हो जाएगा? मैं एक्चुअल में एक्शन और वर्ड्स में डिफरेंस नहीं होता क्या? सोशल नेटवर्क, सोशल कैपिटल जिसे कहते हैं सोशियोलॉजी में, उसके बाद इकोनॉमिक्स में कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट एक्चुअल में मार्कर होता है सक्सेस का, सिक्योरिटी का, सेल्फ एस्टीम का, कॉन्फिडेंस का, अपॉर्चुनिटीज का. वो क्या मैटर नहीं रखता मैं किस घर में पैदा हुआ हूं? मैं इससे इतनी सिंपल बात को मैं इतना इसलिए एलैबोरेट कर रहा हूं क्योंकि चीजें एक्चुअल में रियल लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं. सिंपल बातों को ऑल्सो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, हो सकता है किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, मूर्ख बातों को कहना बहुत आसान होता है, डिस्प्रूव करने के लिए इसलिए उतना ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो इतनी मूर्ख है, उसमें सेंस डालना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको इसलिए एलैबोरेट करने में टाइम लगता है. तो कुछ लोग हो सकता है लग रहा हो कि भाई इतना क्यों बोल रहा है छोटी से पॉइंट पे, क्योंकि वो छोटा पॉइंट नहीं है, पॉइंट बहुत गहरा है. पॉइंट वो गहरा है क्योंकि भाई मैं जिस घर से आया हूं, तुम किस घर से आए हो, तुम्हारे पास 0.001% अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो इस इंसान के पास सिर्फ पैदा होने की वजह से, जो सिर्फ एनवायरमेंट उसको चेहरे पे लग रहा था उससे मिली. जो पोषण से लेके जो भी तुम ले लो, उससे जो इस इंसान को अपॉर्चुनिटी मिली, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो कॉग्निटिव एबिलिटीज में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है. ये हम लैंडमार्क स्टडी न्यूरोसाइंस में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं. क्लियरली उन्होंने बताया कॉग्निटिव एबिलिटीज में फर्क पड़ता है पैसे होने से घर में. कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, डायरेक्ट फर्क पड़ता है इन सब चीजों से. कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं लाइफ में. फिर आपकी जिंदगी में आपको गरीबी के कोई डर ही नहीं आपने देखे, आपको गरीबी क्या होती है उसका पता ही नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं रहा आपकी जिंदगी में. आप कहते हो कि मेरे माता पिता बहुत गरीब टाइम से गुजर रहे थे, बट वो एक गरीब से जब वो समझेंगे और कंपेयर करो तो पता चलेगा वो एक्चुअली आसमान में बैठा है इंसान. वो आसमान में बैठे की गरीबी और असली गरीबी में जमीन आसमान का डिफरेंस है.
सोशल, जहाँ रेगुलरली हम स्टार किड्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं फॉर नॉट टेकिंग देयर प्रोफेशन सीरियसली, मगर ऐसे कई स्टार किड्स रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज से हर किसी को इम्प्रेस किया है। ये ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री कनेक्शंस का सही यूज किया है और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है। टू पुट इट सिंपली, these actors have been great products of nepotism. इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। This is going to be an interesting video, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। Yeah, I'm a product of nepotism. I don't shy away from that. I think the starting great point is if we could define, because चीज़ों को जितना साइंटिफिकली आगे बढ़ो ना उतना बेटर होता है। आई विश वी कुड डिफाइन टर्म। सो पहला टर्म हमें जो बहुत ढंग से डिफाइन करना चाहिए इस प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। बहुत लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है इस टर्म को जब हम सुनते हैं प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म इस मात्र सिर्फ पैदा होना, द मियर एक्ट ऑफ बीइंग बॉर्न को हम समझते हैं नेपोटिज्म ये है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म मतलब ये भी है कि बचपन से अगेन तुम्हें खतरनाक एक आउटस्टैंडिंगली रिच सोशल नेटवर्क मिलता है। सोशल नेटवर्क जिसमें तुम पापा चाचा मामा चाचा पापा मामा चाचा सबको वो लोग कह रहे हो जिनको हम जिंदगी में अगर उनके घर में जो भाई बाहर जो भीड़ लगी रहती है हम वी बिलोंग देयर। ये लोग जब चुन्नू सा था उसके घर के बेडरूम में उसके बच्चों के साथ खेल रहे थे। आप नेपोटिज्म है उसको आप ये नहीं हो सकता हटा दो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है पैसे ने कितनी चीजें दी। पैसे ने आपको दुनिया के बेस्ट स्कूल में भेजा, बेस्ट स्कूल से आपको बेस्ट लेवल की एजुकेशन मिली। एजुकेशन से मतलब ये भी हो सकता है नेसेसरली फिजिक्स केमिस्ट्री, बट आपको कॉन्फिडेंस मिला है। आप स्कूल के अंदर दुनिया के सबसे बेस्ट जो भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया में जिन भी फील्ड्स में उनके बच्चों के साथ हो, तो आपको एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस मिलता है और आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। तीसरा, उस स्कूल में एजुकेशन एक अलग लेवल पे हो रही है क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन हो रही है, यानी कि वो देख रहे हैं काउंट कर रहे हैं कि बेस्ट रिसर्च मेथड्स क्या हैं स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के। तो फॉर एग्जांपल आइडियल क्या होता है, कितने बच्चों पे एक टीचर का ध्यान होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस कैसे होने चाहिए, क्या इंटरवेंशन होना चाहिए अगर एक बच्चा एक्ट अप कर रहा है उसके घर में कोई परेशानी चल रही है या फिर किसी भी चीज से लेकर आजकल वो कंफ्यूज है तो वो रिसर्च मेथड्स यूज कर रहे हैं। लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, ये सब चीजें स्कूल साइकोलॉजी में एग्जिस्ट करती हैं और ये सब चीजें बाय द वे तुम्हारे सबसे टॉप स्कूल्स होते हैं वो सब डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करते हैं, तभी वो टॉप स्कूल्स हैं, तभी वो बोस्ट करते हैं कि हमारी आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा 1 साल का, 40 लाख देना पड़ेगा 1 साल का, और हमारा इन रिटर्न ये है हम 15 स्टूडेंट्स पे एक टीचर बैठ रहा है। हमारा टीचर की पढ़ाई इतनी खतरनाक लेवल की सर्टिफिकेट्स हैं, कितना वो है उसकी साइकोलॉजी में ये पूरी उसने सर्टिफिकेशन कर रखी है, प्लस हमने 4 स्कूल साइकोलॉजिस्ट 10 स्कूल साइकोलॉजिस्ट बैठा रखे हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं एक एक टीचर के बिहेवियर को, बच्चे और टीचर के रिलेशनशिप को, बच्चे के बच्चों से रिलेशनशिप को, ग्रुप से ग्रुप्स के रिलेशनशिप्स को, एक से एक इंटरवेंशंस ला रहे हैं, वो सब कुछ ला रहे हैं। ये जितने लोग भी इन लोगों के साथ कंपटीशन में उनको नहीं मिल रहा क्योंकि हम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म को डिफाइन करना। ये सब हमारे दिमाग में आता ही नहीं जब हम ये बोलते हैं। मैं जब ये बोलता हूं ना नेपोटिज्म, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में होती हैं। आई डोंट जस्ट सी नेपोटिज्म की किसी का बेटा है, आई सी ऑल द एडवांटेजेस एंड प्रिविलेजेस एक इंसान को जो मिले हैं उस जगह होने के। तो भाई कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल्स अलग लेवल पे होते हैं। फिर आता है लास्ट चीज, 2 सिंपल लोग, एक रायपुर में पैदा हुआ एक बरेली में पैदा हुआ है, आई डोंट नो कोई भी शहर ले सकते हो, तो सीतापुर में पैदा हुआ है क्योंकि सब भारतीय हैं भाई, सब भारतीय हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है किसी से। उसका लेट्स से एक्टर करने का मन था, वो एक्टिंग में है भी जबरन और एक्टिंग उसका टैलेंट भी बहुत गजब है, थिएटर वेटर सब कुछ एकदम कमाल का कर रहा है। स्कूल से यूनिवर्सिटी से थिएटर स्कूल ज्वाइन किया, सब कुछ बढ़िया चला, पुणे भी चला गया लेट्स से थिएटर स्कूल। तो उसके ड्रीम भी एग्जैक्टली वही है जो नेपोटिज्म से लड़का आ रहा है। नेपोटिज्म की ट्रेनिंग और इस लड़के की ट्रेनिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस है। नेपोटिज्म वाला हो सकता है जा रहा है न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग के लिए, कैलिफोर्निया में जा रहा है ट्रेनिंग, सेला एडलर या जो भी तुम्हारे जो बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं वहां पे वो सबसे बेस्ट टीचर्स के अंडर स्पेसिफिकली 1-on-1 लेके पढ़ रहा है क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा अफोर्ड करने का है। तुम्हारे सारे अंकल चाचा मामा नाना बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो वो नॉट सिर्फ तुम्हें अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे, तुम्हें बेस्ट एडवाइस प्रदान कर रहे हैं, वो तुम्हें कंज्यूमर साइकोलॉजी सिखा रहे हैं, इंडियन ऑडियंस की साइकोलॉजी सिखा रहे हैं, तुम्हें डायरेक्ट जो इनपुट मिल रहा है कि तुम्हें किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, क्या चीज चल रही है आजकल, क्या चल रही है, तुम्हें डायरेक्ट नॉलेज मिल रही है, प्रैक्टिकल इन नेचर। उसके बाद तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो ऑन अनदर लेवल है, डांस से लेके एक्सेंट से लेके कम्युनिकेशन से लेके एक्टिंग से लेके सब चीजों की एंडलेस तुम्हारे मेंटर्स बैठे हैं। लास्ट जो पार्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटर्स। रणबीर कपूर के पास बताओ मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जब वो 18 का था उसको कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है,
उसके जिसके पिताजी ऋषि कपूर हैं, कपूर खानदान से आता है, एंड नथिंग अगेंस्ट दिस गाय, आई एम जस्ट सेइंग एज एन इंडिविजुअल प्लीज उसको साइंटिफिकली देखना, अपनी भावनाएं मत जोड़ना। अगर तुम रणबीर कपूर के फैन हो तो यहाँ पे उसको निराश होने की जरूरत नहीं, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी से देखो इस इंसान के मेंटोर कौन होंगे। जितने भी एक्टर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स, आई थिंक जिनके पास ज्यादा इंसाइट हो सकती है, जितने भी एक्ट्रेसेस की बहनें बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस रही हैं, तो उन सबसे तुम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हो यार। फिर वहां पे वही तुम्हारा सीतापुर का लड़का है जिसने कुछ नहीं सीखा, वो पुणे से थिएटर स्कूल से निकला है, अब वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। यहां से अब स्टार्ट करते हैं। प्लीज ये वीडियो में ये बताना बहुत जरूरी था, प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म को डिफाइन करना। I know I got the opportunities easier than anybody else could, and I'm very grateful. I don't want to take advantage of that. I hope that with my work and the opportunities I'm getting, I'm doing good. I'm not doing something, I'm filling a space of somebody who could have done better than me. So I'm just trying to do the best of my capabilities. नंबर 10 आलिया भट्ट। करण जौहर ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि वो आलिया के करियर करण जौहर ने लॉन्च किया था, दैट्स इट, दैट स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज अगेन, वो हमारा सीतापुर वाला भाई या हमारी बहन, पंजाब में हो सकता है, दिल्ली से आई हो, वो दौड़ रहे हैं अभी भी, वो धूप में रहते हैं, ऑडिशन से भागते हैं, पैसा बचा रहे हैं, 2 कमरे के घर में रह रहे हैं जहाँ पे 4 लोग ऑलरेडी रहते हैं, बट उनको अपनी खूबसूरती मेंटेन करनी, कहीं से कहीं इनसे कम्पीट करना है खूबसूरती में, जो कि नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एक क्रीम 25-25, 40-40, 2-2 लाख की होती है, जो कि एक्चुअल में क्रीम्स का प्राइस होता है महंगी। जो ट्रीटमेंट से करवा रहे हैं, रेड मास्क थेरेपी से लेके एक से एक प्रोडक्ट्स आते हैं, 20-20, 1-1 लाख के, तुम लोग को पता नहीं है, आते हैं भाई, चेहरे पूरा ऊपर से नीचे बदल देते हैं। उसके बाद तुम्हारे फिलर्स होते हैं, डर्मा फिलर्स होते हैं, एक से एक, ये होता है वो होता है, प्लस इनको धूप का कभी तुम्हारा धा भी नहीं देखना पड़ता क्योंकि एसी कारों से बैठते हैं, एसी कार से निकलते हैं, तुम्हारा ये पानी एवियन से नीचे पीते नहीं है, या सबसे तुम्हारा जो प्योर सबसे बढ़िया मिनरल से युक्त पानी आ रहा है वो पीते हैं। इनका खाना, इनकी डाइटिशियन बैठे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं, इनके अगल बगल पूरा ख्याल रखा जा रहा है इनकी स्किन से लेके इनके पूरी हेल्थ का। आलिया भट्ट की ट्रेनिंग में कितने स्कूल के उसके ऊपर टीचर्स बैठे हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट कोचेस बैठे हैं एक्टिंग वाले, जो उसको बैठ के ट्रेन कर रहे हैं, और उनके पास अनगिनत पैसा है सप्लाई करने का बेस्ट कोचेस को, कि तुम जब तक इंसान बढ़िया हो ना जाए तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम सिखाते रहो। की सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस थी। Nobody liked her as an actor and she got a lot of criticism for her performance. इतना बड़ा लॉन्च मिलने के बाद भी आलिया ने as an actor अपने आप को establish किया by doing great films like Highway, उड़ता पंजाब and Razi. उन्होंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जिन्होंने आलिया को पुश किया कि वो अपने आप को चैलेंज करें। They made her explore her range as an actor. इन्हीं फिल्म से ऑडियंस में उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई और आज इसी वजह से उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग भी है। और वहीं पैरेलल यूनिवर्स में इंडिया में, यहाँ इस वाले यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, एक पैरेलल यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्सेस में जहाँ पे मेरिटोक्रेसी चल रही थी बॉलीवुड में, इन सारी मूवीज में इससे 500 गुना बेटर एक्टर्स ने काम किया है, जो कि छोटे छोटे शहरों से आ रहे थे, पर उनके अंदर एक्टिंग टैलेंट डायबॉलिकल लेवल पे था, ऑन अनदर लेवल था, तो ये कभी शाइन नहीं कर पाए। फ्रॉम अ लिबर्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, आई रियली बिलीव ओपन अप द कॉम्पिटिशन। भाड़ में गए तुम्हारे करण जौहर, भाड़ में गए सारे तुम्हारे प्रोडक्शन हाउसेस जो बैठ के चूज करते हैं, एक बार कॉम्पिटिशन खोलो, फिर बोलो कि स्टैंड आउट कर पाई कि नहीं कर पाई। एक बार सारे के सारे एक्टर जितने भी आ रहे हैं मुंबई, भाई जितने भी लोग, पास कुछ के पास तो ऐसा टैलेंट भरा होगा। एक इंसान हमारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो हुआ लेट्स से फेमस, उसको भी कितने साल लगे उस लेवल के टैलेंट पे, केट विंसलेट के लेवल के टैलेंट पे, निकोल किडमैन के लेवल के टैलेंट पे, तुम्हारी जितनी भी तुम्हारी एक्ट्रेसेस बाहर हैं यार, एमी एडम्स ले लो, जितने भी हैं भयंकर लेवल जो उनकी रेंज है, जो कि खुद की एक्टिंग के बूते से बने हैं फेमस, वहां तुम्हारा कोई भी ये नेपोटिज्म वाले टिकने वाले नहीं है। चाहे कितनी इनके पीछे ट्रेनिंग दे दो, चाहे कितना इनके पीछे सालों की सालों लगा दो, इनको उड़ा देंगे। एक्टिंग को हम ऑप्शन नहीं देते, एक्टिंग टैलेंट को, कंपटीशन को। मीन इमेजिन करो, हम कह रहे हैं इसने प्रूव कर दिया, जब कभी जिंदगी में फ्री मार्केट है ही नहीं, तुमने हमें एक ऑप्शन दिया, उसने 20 साल में एक्टिंग सीख ली, 10 साल में एक्टिंग सीख ली, फिर हम कह रहे हैं ताली बजा लो अब इस पे। अरे हमें 40 जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थे, कंपटीशन तो था इसका, वो तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो हम किस पे ताली बजा रहे हैं? द ओनली थिंग दैट वी वर प्रेजेंटेड विद। And even in school, when you're trying to get admission and all, it happens everywhere. And is it a good thing or a bad thing? And all this इतनी स्ट्रॉन्ग फैन I would love to hear her logic. exists. And even in school, when you're trying to get admission and all, it happens everywhere. In schools, when you're trying to get admission, what happens everywhere? Nepotism happens. NEET ले लो, IIT JEE ले लो, इस सारे में तुम्हारे घर में चाहे तुम कितना पैसा हो, कुछ भी हो, कंपटीशन में सबको निकालना पड़ता है। कंपटीशन टू अ डिग्री फेयर है। आई अंडरस्टैंड नेचुरल रिसोर्सेज घर में किसके हैं, किसने किसको किस कोचिंग में करा है, वो सब चीजें बदल सकती हैं, पर एटलीस्ट कंपटीशन का जो मार्कर है वो सेम है, जिसमें पूरा कंपटीशन एंटर कर रहा है, और जिसने शिद्दत से लगाए हैं जिंदगी में इतने सारे घंटे, जिसके पास टैलेंट भी है, वो निकाल ले रहा है।
इसलिए आईटी में जो जा रहे हैं वो करोड़पतियों के बच्चे सिर्फ नहीं हैं, बहुत सारे आपको रेंज ऑफ पीपल मिलते हैं जिससे डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट स्टेट से। इसलिए सारे कंपटीशन जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे लोग निकालते हैं मेरिट से, वहां पे आपको एक रेंज दिखेगी। कंपटीशन बहुत खूबसूरत चीज है, कंपटीशन लेकिन एब्सोल्यूट भी नहीं है। बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट से भी आपको चीजों को थोड़ा समतल करना पड़ेगा, तो हमें एक इंटीग्रेटिव अप्रोच रखनी है। लेकिन ये कहना कि बॉलीवुड सिमिलर है ऑफ ऑल द थिंग्स जहां पे कंपटीशन के द्वारा चीजें आ रही हैं, ये बहुत मूर्ख की स्टेटमेंट है, क्योंकि बॉलीवुड में कोई फेयर कंपटीशन है ही नहीं। आप हैंडपिक्ड हो। अगर आईटी में आईटी के खानदान का देख के सिर्फ आपको पिक किया जाता है या फिर कोटा रख दिया जाए कि प्री जो लोग जिनके भी घरों में एक भी इंसान आईटी से है, उनको हम रिजर्वेशन देंगे कि भैया हम आपको 80% प्रेफरेंस देने वाले हैं अगर आपके घर में 2 लोग आईटी से हैं, तो मैं कह रहा हूं हाँ, दोनों चीजें सेम है। And is it a good thing or a bad thing? I don't know. It is a bad thing because it crushes competition. It crushes people's dreams. It crushes people's hopes. It crushes real talent. तुम्हारे पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज हैं। तुम लोग अगर सिंपल फेयरली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, हारो जीतो फेयरली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी जिंदगी में। और तुम एटलीस्ट ये होल्ड करोगे कि हम हारे तो हम फेयरली हारे, हमारे अंदर टैलेंट था ही नहीं। बट द फैक्ट कि तुम दूसरे वालों को कभी जिंदगी में चांस ही नहीं देते हो पार्टिसिपेट करने का, वो नीचे के नीचे रह जाते हैं, दबे रह जाते हैं, पिघल जाते हैं, निकल जाते हैं। और फिर कहने वाला कि ये फेयर है या अनफेयर है हमें नहीं पता। इससे भयंकर मूर्ख डरावनी बात नहीं है कोई। और बहुत सारे लोग होंगे, मैं समझ सकता हूं, आप फैन होंगे आलिया भट्ट के और आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, बट लॉजिक को क्रिटिसाइज करो। All I'm saying is I love my work and I give it my 100% and I work very, very hard. So I don't want to feel apologetic for being where I am today. Neither That's do a subjective claim. I work very hard. Okay, so that does not negate at all कि तुम जहां हो, तुम्हारे होने से, तुम जैसे चूज किए गए उस चीज में की वजह से 1000 लोगों को पूछा भी नहीं गया है। तुम कोई कंपटीशन से नहीं आए हो यहाँ पे। I want to feel apologetic for एवरी being my सिंगल father. पर्सन जो घर पे अपना सपना देखता है और पढ़ाई कर रहा है आईआईटी जेईई निकालने की, सबकी अपनी ड्रीम है, सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपने बूते के हिसाब से पूरा देते हैं। पर जब नहीं निकलता तो आपको निराशा होती है, बट आपको इतना ये भी पता होता है कि हाँ यार मेरे से नहीं निकला, मैं ब्लेम नहीं कर सकता किसी को। Father's daughter because I love my father. लोग ताली बजा 9 रहे हैं। अजय अरे देवगन। वाह। अजय देवगन को स्टार किड कहना थोड़ा गलत होगा, एज टेक्निकली ही इज नॉट फ्रॉम अ स्टार फैमिली बैकग्राउंड। भैया उनके उसके फादर पिताजी बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे। में एक्शन कोरियोग्राफी करते थे, सो ही डिडंट कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स। जिन लोगों ने 90s का सिनेमा क्लोजली फॉलो किया है वो जानते होंगे कि अजय हैड सो मच रिस्पेक्ट इन द ऑडियंस। वो उस टाइम के सबसे डिफरेंट लुकिंग एक्टर थे जिनका एक्टिंग स्टाइल भी काफी सटल था। ही वाज नॉट योर टिपिकल एक्शन हीरो। उन्होंने हर तरह की फिल्म्स की, स्पेशली द मोर सीरियस एंड हार्ड हिटिंग वंस। शायद यही रीजन है कि आज 90s के कितने सारे एक्टर्स फेल हो गए हैं, बट अजय स्टिल रूल्स द बॉक्स ऑफिस। इनफैक्ट आज तो कितने लोग ये भी भूल गए हैं कि वो एक्चुअली में एक इनसाइडर थे। People don't care about it. People don't care about it because 90% of people are insiders. We're just too familiar and used to it that we wouldn't want to think of something that we already know. It's not new information. As they just want to enjoy his work. Every 6 months you go to an office, you want work and they say हम बताते हैं आपको, तो उसमें 1 साल और निकल जाता है। उसमें ऐसे करते करते 30 40 साल निकल जाते हैं। चाहे वो आप फिल्म इंडस्ट्री के हो या ना हो, स्ट्रगल सबके लिए बराबर है। Doesn't he own his own production house? I get it, तुम प्यार करते हो, I get it, तुम्हें चोट लग रही होगी, I get it, I'm sorry, I apologize, I genuinely feel that तुम hurt हो रहे हो इस चीज की वजह से, but तुम इसको negate नहीं कर सकते। What he just said was not an utterly stupid statement. Like, ignorant is the word. Like, इतने लेवल पे आप ignorant हो कि आपको ये लगता है कि एक अरबपति जिसके पास एंडलेस रिसोर्सेज हैं, सारा कॉन्टैक्ट हैं, जो इसी इंडस्ट्री में पैदा हुआ है, जो 90 से ही स्टार्ट हो गया था, जहां वो लौंडा था, सारी उसको अपॉर्चुनिटीज मिली। प्रोडक्शन हाउस भी आपका, आपकी वाइफ खुद बहुत बड़ी एक स्टार है, जो खुद बहुत बड़ी स्टार फैमिली से आती है, और आपको लगता है उसकी और एक इंसान की, तुम में से कितने दोस्तों जिन लोगों के घरों में से कोई ना कोई गया था बॉलीवुड में काम करने, वो आज कहाँ है? उसकी अपॉर्चुनिटी और इनके लिए सेम है, और हार्ड वर्क तो वो खोपड़ी हिला रहा है। करना ही पड़ता है। हार्डवर्क तो उसको क्वांटिफाई करो ना थोड़ा। जमीन हार्डवर्क तो एक टर्म है, तुम्हारा हार्डवर्क जिसको तुम डिफाइन करो अपने दिमाग में, और उसका हार्डवर्क, उसके अलग लेवल्स हैं कंप्लीटली। उसकी जिंदगी की वर्क लिविंग कंडीशंस तुम अगर देख लो, तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते
इस देश में पहली बात 90% लोग कैसे रह रहे हैं, तुम्हें आइडिया नहीं है, आइडिया ही नहीं, कंसेप्शन नहीं है तुम्हारी। मैं वही बात कर रहा हूं ना, गरीबी की जो कहानियां हैं, वो गरीबी, वो तुम्हारी अमीरी की गरीबी है, वो असली गरीब की भी गरीबी नहीं है। नंबर 8, सैफ अली खान। सैफ का करियर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, जहां उन्होंने कई रोम कॉम्स की हैं which have created an image of him as the boy next door। मगर इसके साथ साथ उन्होंने अपने करियर में कई रिस्क्स भी लिए हैं। जस्ट इमेजिन, ऐसा कौन सा लीडिंग स्टार है जो कि ओमकारा या फिर लाल कप्तान जैसी फिल्म करने का डिसीजन लेगा। बट सैफ हैज ऑलवेज प्रेफर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सेंसिबल सिनेमा एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्टैंड अपार्ट। I'm saying that film producers who take a bet on star children are making some sort of bet that this kid will know what his dad knew. So when you think of Amitabh Bachchan's son or Dharmender's son, you're thinking maybe history will repeat itself. So they're making a genetic bet. And sometimes genes pass on, sometimes they don't. You know? Tiger Pataudi's father was an amazing cricketer. Tiger Pataudi is a better cricketer. Genetic brilliance. Then I came along and I couldn't play cricket like that. So I don't know how you explain these things. नंबर 7, फरहान अख्तर। फरहान अख्तर का करियर बहुत ही इंटरेस्टिंगली पैन आउट हुआ है। नो डाउट बीइंग अ सन ऑफ अ राइटर लाइक जावेद अख्तर हैज हेल्प्ड हिम अ लॉट, पर उनके टैलेंट ने भी उन्हें काफी रिकॉग्निशन दिलवाया है। ही फर्स्ट स्टार्टेड एज अ डायरेक्टर एंड मेड ग्रेट फिल्म्स लाइक दिल चाहता है एंड लक्ष्य। इसके बाद उन्होंने एज एन एक्टर डेब्यू किया और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी रॉक ऑन और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म्स में। आज वो ऑडियंस में इन सबके साथ अपने सिंगिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने हर फील्ड में अपने आप को प्रूव किया और ऑडियंस का दिल जीता है। As in any other industry, as in any other fraternity, there will be certain circles of friends that will form. It is but natural for that to happen. For me, when I think about it, the people who I have ended up being most friendly with are the people who actually were very good to me from the first time in my career. You know, when I first started, there are people who kind of were there for me, reached out for me, and I'll always be there for them, and I'll always try and help as many people as I can, as a producer, as a director, and in whichever way I can. नंबर 6, अभिषेक बच्चन। अभिषेक एक स्टार किड हैं जिनको अपने करियर में काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। मोस्ट ऑफ इट वाज जस्टिफाइड बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज द सन ऑफ वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। उनका कंपैरिजन हमेशा उनके फादर से हुआ और उस सेंस से देखा जाए तो ये सच है कि अभिषेक का करियर उनके फादर के जितना सक्सेसफुल नहीं रहा है। इसके ऊपर से उनकी स्टार्टिंग की कई फिल्म्स बिलो एवरेज थी, जिसने ऑडियंस में उनका एक नेगेटिव परसेप्शन बना दिया था। In those days, he used to get a lot of hate as he was only getting films because of his surname. पर अब ये कहा जा सकता है कि अभिषेक ने अपने लिए एक अलग स्पेस बना लिया है। He has done some interesting films और उनकी एक्टिंग रेंज भी काफी अच्छी है। See, whenever I'm hearing this, all of this, I just think in the parallel universe, because I have direct connection to that universe, जहाँ पे कि some other people have done these roles and they've murdered them. But the industry in that universe is on another level as well, because वहाँ पे obviously free market है, competition exist कर रहा है, writers भी इसलिए खतरनाक चीज़ें लिख रहे हैं। India actually में world renowned तुम्हारी film industry है, like all across तुम्हारे India जितने भी regional industries हैं, सब कुछ हैं, they're all doing incredibly well. तुम्हारे new cinema, new thoughts, new horizons, new stories, completely new तरह की thinking, radically new ideas, इंसान टेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है, गजब एक्टर्स, अलग लेवल चल रहा है। हॉलीवुड बॉलीवुड एक अपनी जगह है, बॉलीवुड एक अपनी जगह ही, बिल्कुल इनोवेटिव सिनेमा, गजब स्टोरी, सब कुछ गजब है कि आपके दिमाग में हाथ में आ जाए तो आप 500 मूवीज लिख दो, लेकिन आपको पता है सब लेजेंडरी मूवीज, और वो लिस्ट खत्म नहीं हो रही। वो फ्री मार्केट से होता, एक से एक शो, सब कुछ एक से एक। और हमारे यहाँ पे अगर लोग अभी एक्टर के नाम पे आ जाए गिनने में 20, अगर आपको एकदम ऑफ द टॉप ऑफ द हेड अगर आप सोचो एक्टर्स के नाम, आप एक्चुअल में 18 से लेके 16 उसमें से एक्चुअल में नेपोटिस्टिक एक्टर्स ही सोचने वाले हो। सोचो वो कहाँ गए, वो 5000 लोग जो उस टाइम पे उनके साथ भी लॉन्च करना चाह रहे थे अपने आप को, बट वो कभी कर ही नहीं पाए। वो कहाँ है? एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद नेपोटिज्म। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट द मियर एक्ट ऑफ बीइंग बॉर्न, क्योंकि मियर एक्ट ऑफ बीइंग बॉर्न तो डॉक्टर का बच्चा भी तो डॉक्टर होता है। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा, गुरुकांत देसाई। Number 5, Aamir Khan. Was that acting or something? That at least I'm not saying that उस movie में बड़ी acting नहीं है. This shot was just a very normal shot of a person saying their name, and obviously I think A.R. Rahman's amazing music.
One of the best things that we have got because of nepotism is आमिर खान. उनके फादर एक बहुत ही फेमस फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, जिसकी वजह से आमिर का इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू करना काफी आसान हो गया था. मगर अपने डेब्यू के बाद आमिर ने इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के बेसिस पर अपनी जगह बनाई है. ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जितना इंटेलिजेंट एक्टर शायद ही कोई और होगा. The way he chooses his scripts, the kind of efforts he puts in his films show that he is very passionate about cinema. उनके इसी पैशन ने उन्हें आज तक relevant बनाए रखा है. मेरा बेटा है जुनैद, उसने अभी पहली फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है. इससे पहले वो 15 दफा रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि वो अलग अलग जगह एक्टिंग थिएटर सीखने के बाद वो अलग अलग जगह गया काम मांगने. मुझसे नहीं मांगा काम और ना मैंने उसको बोला मैं काम दूंगा. वो गया कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेज में और वो बाहर वेट करता था. जब उसको चांस मिलता था वो ऑडिशन देता था. ऑडिशन देके वो फेल होता था. उसको कोई रोल नहीं मिला. अल्टीमेटली एक रोल उसको मिल गया. अब वो मेरा बेटा है, मैं 10 जगह फोन कर सकता था. मेरी ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप काम जानते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप काम नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी हाथ पांव मार लीजिए, कुछ नहीं होगा. Number 4. I don't think so. Again, अगर आप काम जानते हैं वो कोई नहीं रोक सकता. That exists in a free market. That exists जहाँ पे मेरिटोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है. It's as simple as that. आप मार्केट खोल दो सर, आप मोनोपोली हटा दो. आप जानते हो सब चीज़ें यहाँ पॉसिबल नहीं. हमारे कितने जानने वालों की कहानियाँ हैं, मेरे कितने बॉलीवुड इंसाइडर को मैं जानता हूँ, सब पीछे यही बताते हैं कि कुछ नहीं, किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. तुम्हारे ऊपर कुछ जो एक्टर्स बैठे हैं वो तुम्हारे मूवी इतनी उनके पास कंट्रोल है कि वो मूवी अगर किसी नए बहुत टैलेंटेड इंसान की रिलीज होने वाली है तो वो सिनेमा थिएटर से रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं. एक्टिवली किल करते हैं दूसरों के करियर्स, क्योंकि उन्हें पता है अगर नए आ गए लोग तो जो ऊपर एग्जिस्टिंग बैठा है इनका खत्म हो जाएगा. मेरिटोक्रेसी कुल मिला के एग्जिस्ट करती है, लेट्स से यूट्यूब पे करती है. यूट्यूब पे करती है तब देखो तुम्हारे लोग हर 5 साल में नए यूट्यूबर्स आते हैं और तोड़ते चले आते हैं, और इसीलिए इतने ज्यादा आते रहते हैं और कहीं से भी आ रहे हैं. तो इसीलिए यूट्यूब पे तुम्हें कंप्लीटली टैलेंटेड लोग जो अपने बूते पे आ रहे हैं और फेमस हो रहे हैं वो भी दिखेंगे, और नेपोटिज्म भी दिखेगा, और वो कोएग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कंपटीशन है. तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई नेपोटिज्म से टैलेंटेड लोग नहीं आ सकते. ऑफ कोर्स आ सकते हैं. और क्या उनको एक्टिंग रोल नहीं मिलने चाहिए? कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी चल रही है. सबको जो भी डिजर्व करता है अपॉर्चुनिटी से इक्वल होनी चाहिए. टॉम हैंक्स का बेटा भी तो बढ़िया एक्टर है, फार्गो में था, वो बढ़िया एक्टर है भाई. तो ये थोड़ी हो सकता है टॉम हैंक्स का बेटा एक्टर ना हो या उसको एक्टिंग रोल नहीं मिलना चाहिए या उसके पिताजी की हेल्प है. बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई उस फील्ड में जो भी बढ़िया एक्टर है उसको मिलती है अपॉर्चुनिटी. अगर आप बहुत टैलेंटेड है तो आपको मिलता है ऑप्शन टैलेंटेड होने का, बड़ा होने का. टॉम क्रूज से लेके ब्रैड पिट से लेके जितने भी तुम ले लो नाम, जितने भी बड़े एक्टर हैं वो सब अपने बूते पे बने हैं. जॉनी डेप से लेके लियोनार्डो से लेके जो भी तुम्हारे दिमाग में नाम आता है, एक्टिंग स्कूल गए या खुद से बचपन से एक्टिंग करना स्टार्ट हो गए. और काजोल. जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि काजोल फेमस एक्ट्रेस तनुजा की डॉटर है. लाइक हर मदर, शी टू हैज अ ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, जिसकी वजह से उन्होंने मैसेज में अपनी अलग जगह बनाई है. उन्होंने अपने करियर में कई तरह के रोल्स किए हैं और हर जॉनरा की फिल्म करने की कोशिश की है. शायद आज की जनरेशन नहीं जानती है, मगर 90s में काजोल का बहुत ज्यादा क्रेज था, जहाँ उनकी हर फिल्म को ग्रैंड ओपनिंग मिलती थी. ऑल्सो वी शुड टेल यू दैट वी चोज काजोल ओवर करीना फॉर दिस वीडियो, क्योंकि करीना ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत फिल्म्स ली हैं और उनको हर कोई लॉन्च करना चाहता था. बट काजोल had a different story. Kajol felt more natural on screen than many other privileged actresses. You are looking at it from a point of view of one industry. You're not thinking of the fact that how many lawyers' children want to become lawyers, or how many Again doctors. with this argument. जिसको भी लॉयर बनना है उसके लिए एक एग्जाम होता है. मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा, क्लैट फ्लैट ऐसी कुछ नाम होता है. तुम्हें वो एग्जाम फोड़ना पड़ता है जिसके बेसिस पे तुम्हारी रैंकिंग आती है. उधर उस रैंक के हिसाब से पता चलता है तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाने वाले हो. यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो, बेकार यूनिवर्सिटी में जाते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हो. यानी कि वो डिपेंड कर रहा है सबको एक फ्री मार्केट बेस्ड कंपटीशन में, जहां पे आपकी प्रिपरेशन एंड ऑफ कोर्स रिसोर्सेज वालों के हमेशा एडवांटेज ज्यादा होगा, क्योंकि रिसोर्सेज में आप बेटर यूनिवर्सिटी जा पा रहे हो, आपके पास बेटर मेंटर्स हैं, कोचेज हैं. श्योर, इसीलिए आपका एडवांटेज बुरी चीज नहीं है. लेकिन एटलीस्ट फ्री मार्केट है, यानी कि जितने लोग भी है जिनके अंदर तथा आपको कंपटीशन में, इवन तो आपके पास एडेड एडवांटेज है आपके पैर उड़ा देने का, आप उनको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो फ्री दे रहे हो. और उससे क्या होता है, जितने लोग भी ऐसे होते हैं वो यूनिवर्सिटी फोड़ पाते हैं. अलाइक
फिर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, यानी कि 5 टॉप जो भी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया की, जब आप उसके ग्रेजुएशन में जाके सिंपल गणना करोगे, कोई इंसान जाके देख सकता है सब कहां से आए आपको, इसलिए वो हर अलग अलग जगहों से स्रोतों से लोग मिलेंगे। फिर वो अपने पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर वो रिस्पेक्टिवली अपने अपने करियर चूज करते हैं, जिसमें कि अगर कोई लॉयर का बच्चा है तो हो सकता है अपने माता पिता के साथ ही काम कर ले, फिर हो सकता है उसको थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए दूसरों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसकी क्लास में जितने भी बच्चे थे वो सब तबाह हो गए। बॉलीवुड में क्लास में जितने भी बच्चे थे जो तुम्हारे साथ आए वो सब तबाह हो गए। या मोस्ट तबाह हो गए। कुछ को बस छोटे मोटे रोल्स मिलते रह गए, कभी साइड रोल मिला, कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली अपने आप को शाइन करने की। और तुम लोगों को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं डायरेक्ट। Children want to become doctors, and how many dentists children want to become dentists. So every child wants to grow up and become like their parents. They're dumb. Let's be real. They're incredibly dumb. इतने ज्यादा कैसे मूर्खों वाली कोई बात कर सकता है? It's just lack of complete तुम्हारा awareness, self awareness, complete lack of self awareness and arrogance। देखो, एंड एरोगेंस भी नहीं है, ये तो इग्नोरेंस है ना। ये दिस इज जस्ट सिंपली क्योंकि मूर्ख इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है। And there is no harm in an actor's child wanting to join film industry. 100%. The film industry has to then be open a competitive environment जहां पे वो भी ज्वाइन कर सकता है, और अगर अपने आप को प्रूव कर पा रहा है, गुड, व्हाई नॉट? There is no problem with the act of being born. The film industry is the problem. वो selectively handpick करती है सिर्फ चाइल्ड एक्टर्स को और उनको अलग लेवल का प्रिविलेज दे रही है, और बाकी जो है कंपटीशन वो जमीन पे हैं, तुम लोग आसमान पे हो। सलमान खान की जितनी फैन फॉलोइंग है वो शायद ही और किसी स्टार की होगी। उनका फैन बेस ये प्रूव करता है कि एक स्टार किड भी तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब ऑडियंस उसे पसंद करेगी। द फैक्ट दैट सलमान के खुद के दोनों ब्रदर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए ये दिखाता है कि नेपोटिज्म डजंट गारंटी सक्सेस। सलमान हैज बीन एबल टू डू दिस फॉर मोर देन 30 years बिकॉज ऑफ हिज चार्म। उनकी पर्सनालिटी से लोग कनेक्ट करते हैं, इसीलिए उनकी फिल्म्स इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस करती हैं। ही माइट बी लिमिटेड एज एन एक्टर, बट in terms of popularity, nobody can beat him. तो ये जब नया वर्ड आया नेपोटिज्म, तो सब लोग बोल रहे थे कि नेपोटिज्म, मुझे खुद को इसका मतलब पता नहीं था भाई। मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत वर्ड्स हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता हो या तुमको मतलब नहीं पता होगा। अब इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लॉन्च किया, उनके ऑफिस के ऊपर, उनके घरों के ऊपर ताले लग गए, उनके बच्चे नहीं चले, जितनी पूंजी कमाई थी वो सब मिट गई। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने उनको देखना नहीं चाहा आगे। नंबर 2, ये लॉजिक की अगेन, ये क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है इसका? रणबीर कपूर। ताले लग गए तो ठीक है भाई, बैड बिजनेस उन्होंने बोली है, उनकी पिक्चर नहीं चली। अब ये थोड़ी कह सकते हो जस्ट बिकॉज पिक्चर नहीं चली वो सोली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपने इस एक्टर को लिया था। मे बी पिक्चर 2 कौड़े की थी, मे बी डायरेक्शन बहुत 2 कौड़े का था, मे पिक्चर की स्टोरी बहुत 2 कौड़े की थी, जो भी ऑडियंस को चाहिए था वो था ही नहीं। मे बी आप वही चीज बना रहे हो जो आपको लगता है ऑडियंस को चाहिए, वो नहीं चला। मतलब 500 कॉजल रीजंस हो सकते हैं भाई, ये थोड़ी क्योंकि अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन थिंकिंग कर रहे हैं। एसोसिएशन थिंकिंग क्या? पिक्चर नहीं चली और उसमें हाँ नेपोटिस्टिक एक्टर भी था, नेपोटिज्म उठाया गया था, तो हम ब्लेम कर देंगे देखो नेपोटिज्म वर्क नहीं करता। ये कोई लॉजिक थोड़ी है। जब रणबीर ने अपना करियर स्टार्ट किया तो ही वाज द ओनली स्टार किड ऑफ दैट जनरेशन। उनसे काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उनकी शुरू की कुछ फिल्म्स डिसअपॉइंटिंग रही। It was only when he did movies like Rocket Singh, Wake Up Sid and Rockstar when people got to see the immense range he has. रणबीर हमेशा से एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री प्रिविलेज का बहुत अच्छे से यूज किया है। He has continuously pushed the bar and did films which any other actor would have said no to. शायद यही वजह है कि आज मासेस में रणबीर इतने पॉपुलर हैं। उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो इस इंडस्ट्री में रहना डिजर्व करते हैं, एंड ही हैज शोन दैट नॉट ऑल स्टार किड्स आर बैड एक्टर्स। ग्रेट स्टेटमेंट। इन्होंने प्रूव किया नॉट ऑल स्टार्स, मतलब somewhere deep down we believe कि most of them are bad actors, and even then they are all what we have in majority. मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए कटापा भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। नंबर 1, ऋतिक रोशन।
ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋतिक ही सबसे पहले ऐसे स्टार किड थे जिन्हें इतना ग्रैंड लॉन्च मिला था. It was him who had set the standards for all the upcoming star kids. No doubt, Rakesh Roshan से उन्हें एक लॉन्च मिला and a lot of his iconic films have been directed in his home production. पर उन फिल्म्स के अलावा भी उन्होंने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की है. He has a great sense of cinema which is often reflected in the kinds of choices he makes. ऋतिक अपनी हर फिल्म के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं and rarely you get to see a bad performance from him. He is a product of nepotism but in every way he has justified his worth. जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सारे स्टार किड्स में से ऐसे कौन से 2 एक्टर्स हैं जो कि अपनी सक्सेस को डिजर्व करते हैं. डू टेल अस इन द कमेंट्स. हम कौन होते हैं यार? डिजर्व तो तभी पता चलेगा ना जब हम जिन लोग के चेहरे कभी जिंदगी में जान ना पाए, जिनकी भावनाएं हम कभी जान ना पाए, जिनके आंसू हमने कभी ना जाने, जिनकी जिंदगी जो तबाह हो गई हम नहीं जाने, जो पता नहीं कौन सी नौकरियां कर रहे हैं आज, कहाँ पे घूम रहे हैं, जिनके सपने पूरे टूट गए, जिनका टैलेंट पता नहीं, हो सकता है मॉन्यूमेंटल लेवल पे टैलेंट हो, अदर वर्ल्डली लेवल एक्टिंग हो जिनकी, उनको कभी हम नाम ही नहीं जाने और उनका इसलिए हमें दर्द नहीं पता, तो हम इसलिए इनके साथ सिंपैथी जोड़ के बैठे हैं. सत्य यही है, सिंपल सत्य यही है. क्योंकि आपको किसी दूसरे का दर्द नहीं पता, उसके जो अपॉर्चुनिटी ना मिलने का, जो कि वो बिलीव करता था शायद मैं हूं यार, मेरे अंदर है बात, और वो बात थी भी, बट उस इंसान को कभी अपॉर्चुनिटी मिली या फिर हमेशा जिंदगी में साइड का ही रोल मिलता रहेगा, वो भाई उसी में बैठा है कि भाई हमको कभी नहीं मिलने वाला. क्योंकि वो ये मेन जो भी जितने भी हम लिख रहे हैं, जिस तरह से लिखी जाती हैं कहानियां, वो इन्हीं के लिए लिखी गई हैं. तो आप कैसे जान सकते हो फिर? और ना आपके अंदर इतनी रेंज है कि आप बैठ के एम्पैथी एक्सटेंड करो, क्योंकि आपके लिए वो इमेजिनरी लोग हैं. दे आर इमेजिनरी पीपल, फिक्शनल पीपल, यू डोंट थिंक दे आर रियल. तभी तो आप ऐसे प्यार करते हो इनसे. सत्य यह है, पूरे फुल स्केल में अगर आप एक्चुअल कॉग्निशन यूज करो तो आप देखोगे कि तो यहाँ पे हम 50,000 लोगों की बात कर रहे हैं एटलीस्ट, और उसमें हम 20 को जानते हैं या 100 को जानते हैं, दैट्स इट. और उसमें हम कह रहे हैं कि इनमें से 100 में से कितने लोग डिजर्व करते हैं. हम बात ही नहीं कर रहे उन 50,000 लोग की, क्योंकि वो हमारे दिमाग में है ही नहीं. वी डोंट केयर.